नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की हमारी जो चर्चा है उसका विषय है गांधी जी से भेंट। जो पाठ है बाबू राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित, जो उनकी आत्मकथा का एक अंश है। इस पाठ पर हम पूर्व में 2 चर्चाएं कर चुके हैं। पहली चर्चा में हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन परिचय, उनकी साहित्य यात्रा, उनका हिंदी के प्रति जो लगाव है, हिंदी प्रेम है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान है और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में उनकी भूमिका है। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने जो काम किया उसका जिक्र हम पूर्व की चर्चा में कर चुके हैं। और जो ये पाठ है गांधी जी से भेंट, इसका पठन और विश्लेषण भी हम कर चुके हैं। अब बारी है इस पाठ पर जो बनने वाले महत्वपूर्ण लघुतरात्मक प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सभी जो प्रश्न हैं वो या तो इस पाठ पर आधारित है या फिर इस पाठ के जो लेखक हैं, आत्मकथाकार है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनके जीवन, उनके साहित्यिक योगदान, उनके स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में योगदान उनसे संबंधित है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। गांधी जी से भेंट पाठ के लेखक का नाम बताइए। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो इस पाठ के लेखक हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद। दूसरा जो प्रश्न है, मेरी यूरोप यात्रा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक भी बाबू राजेंद्र प्रसाद है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस 2 दलों में कब विभाजित हुई? तो इसका उत्तर होगा 1907 में। 1907 में कांग्रेस विचारधारा के आधार पर नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। तो देखिए, विभाजित कांग्रेस के 2 दलों के क्या नाम हैं? इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके पाठ में इसका उल्लेख है। नरम दल और गरम दल, 2 दलों में कांग्रेस विभाजित हो गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी आने का क्या कारण था? तो कांग्रेस का 2 दलों में विभाजित हो जाना ही उसकी कमजोरी थी और इसके कारण कांग्रेस की लोकप्रियता में काफ़ी कमी आई थी। और इसके जो अधिवेशन हुआ करते थे उसमें जो भाग लेने वाले हैं उनकी संख्या भी कम हो गई थी। अगला प्रश्न है, देश हितैषियों की क्या कोशिश थी? तो पाठ के अनुसार इसका उत्तर है कि देश हितैषियों की कोशिश थी कि कांग्रेस पुनः एक हो जाए, दोनों दल एक हो जाएं, जिससे कि स्वाधीनता आंदोलन की जो लड़ाई है, स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, उसमें हम एकजुट होकर अंग्रेज़ों को पराजित कर सकें। तो उनकी क्या मंशा थी, क्या कोशिश थी कि दोनों दलों को मिलाना, दोनों दल मिल जाए। आगे देखिए, मान्य तिलक कांग्रेस के किस दल से संबंधित थे? तो इसका उत्तर होगा वे गरम दल के नेता थे। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल कौन थे? राजकुमार शुक्ल का जिक्र इस आत्मकथा में कई बार आया है, अपने इस पाठ में कई बार आया है। तो इनके बारे में देखिए कि चंपारण का देहाती किसान राजकुमार शुक्ल कौन था? चंपारण का, बिहार में जो चंपारण है, चंपारण का देहाती किसान था जिसने नीलवरों यानी कि नीलेह गोरों के हाथ से दुख पाया था। चंपारण जिले की सताई हुई प्रजा की ओर से वह कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे थे उनसे संबंधित प्रश्नों को उठाने के लिए।
अगला प्रश्न है, बिहार के प्रतिनिधियों को किन दो विषयों में विशेष दिलचस्पी थी जिन पर कांग्रेस में प्रस्ताव पास करवाना चाहते थे? उनके दो महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर वो प्रस्ताव पास करवाना चाहते थे। पहला था पटना यूनिवर्सिटी बिल और दूसरा था चंपारण नीलवरों का प्रश्न। कि ये दोनों प्रश्न हैं वो कांग्रेस के अंदर प्रस्ताव के रूप में रखा जाए और उन्हें पास करवाया जाए। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है पटना में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? उत्तर होगा 1915 में। अगला प्रश्न है, बिहार के लोगों को गांधी जी के बारे में क्या मालूम था? कि गांधी जी के बारे में बिहार के लोगों को ये पता चल गया था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ और अन्य जो अत्याचार थे उनके खिलाफ एक लड़ाई जीत कर आए थे। तो इसका उत्तर होगा पाठ के अनुसार, कर्मवीर गांधी दक्षिण अफ्रीका में बहुत कुछ करके हिंदुस्तान आए हैं। अर्थात उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए जनता के लिए, वहाँ की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे, लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण का हाल किसने सुनाया? तो पाठ के अनुसार उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल आदि ने गांधी जी को बिहार की जो हालात थी, बिहार के लोगों पर अंग्रेज सत्ता के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, वहाँ के जो किसानों की जो बदहाली थी और अत्याचार हो रहे थे, उनके बारे में उन्होंने सुनाया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस में चंपारण बिहार से संबंधित प्रस्ताव को उठाने से क्यों मना कर दिया था? प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस में चंपारण बिहार से संबंधित प्रस्ताव को उठाने में से क्यों मना कर दिया था, जबकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था? इसका उत्तर होगा क्योंकि वे पहले बिहार चंपारण की स्थिति को स्वयं देखकर और जांचकर अपने को संतुष्ट कर लेना चाहते थे कि प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि गांधी जी स्वयं बिहार की जो जनता थी उनसे मिलना चाहते थे, प्रत्यक्ष रूप में उनके दुख दर्द को देखना चाहते थे कि इसमें कितनी सच्चाई है, अंग्रेज किस प्रकार से वहाँ के किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। उन चीज़ों को वो स्वयं ही देखना चाहते थे और जांचना परखना चाहते थे कि वास्तव में ये प्रश्न ऐसा है कि इसको कांग्रेस में उठाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने प्रथम दृष्टया जब तक कि बिहार के हालात को नहीं देख लिया, उन्होंने सीधे कांग्रेस में इन प्रस्तावों को उठाने से मना कर दिया। अगला प्रश्न है, जब बिहार के प्रतिनिधि बाबू ब्रज किशोर के साथ गांधी जी के पास गए तब मैं उनके साथ नहीं था, कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा बाबू आत्मकथा लेखक बाबू राजेंद्र प्रसाद का। कलकत्ता में मिलने के लिए गांधी जी ने किसको पत्र लिखा? तो उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल को। राजकुमार शुक्ल को उन्होंने पत्र लिखा कि आप मुझसे कलकत्ता में मिले। अगला प्रश्न है, गांधी जी से भेंट किस विधा की रचना है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर होगा यह एक आत्मकथात्मक रचना है। यह राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का एक अंश है। अगला प्रश्न है, बाबू राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता से कहाँ चले गए? तो इसका उत्तर होगा जगन्नाथपुरी। वो कलकत्ता से सीधे जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। अगला प्रश्न है, जब गांधी जी पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर बैठे थे तो वहाँ कौन था तथा उसने गांधी जी को क्या कहा और उनके साथ कैसा बर्ताव किया? तो उत्तर होगा, जब गांधी जी पटना में बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो कि आत्मकथाकार है, इस पाठ के लेखक भी हैं, तो उनके घर पर केवल नौकर था जिसने गांधी जी को देहाती मुवक्किल समझा कि किसी वकालत के काम से, अदालत के काम से राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने के लिए आए होंगे। उसने नहीं समझा कि ये गांधी जी हैं।
और उसने वैसा ही वो एक उपेक्षित सा व्यवहार गांधी जी के साथ किया। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में गांधी जी किसके घर ठहरे थे? तो इसका उत्तर होगा कृपलानी जी। आचार्य कृपलानी जी के घर पर गांधी जी रुके थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण जाने का क्या इरादा था? गांधी जी का चंपारण जाने का क्या इरादा था, अर्थात गांधी जी चंपारण क्यों जाना चाहते थे? उत्तर होगा, इनका इरादा था कि वे स्वयं रैयतों से मिलें तथा उनका दुख उन्हीं के मुंह से सुने। गांधी जी चंपारण इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वे स्वयं किसानों से मिलना चाहते थे जो नील की खेती किया करते थे और अंग्रेज़ जिनका शोषण करते थे, जिसके बारे में गांधी जी ने अब तक दूसरों से सुना था। स्वयं गांधी जी वहाँ पर जाना चाहते थे और किसानों से मिल कर के उनके दुख को उन्हीं के मुंह से सुनना चाहते थे ताकि सच्चाई का पता चल सके। इसलिए गांधी जी चंपारण में गए। अगला प्रश्न है, गांधी जी के लिए कलेक्टर का क्या हुक्म हुआ तथा गांधी जी ने आदेशानुसार क्या किया? तो उत्तर होगा कि जब गांधी जी चंपारण गए तो गांधी जी के लिए हुक्म हुआ कि आप जिला छोड़कर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अंग्रेज़ों को गांधी जी का पता था कि गांधी जी जनता में किस प्रकार की एक नई चेतना जागृत कर सकते हैं और इसी का डर अंग्रेज़ों को था। इसलिए उन्होंने उनको पत्र लिखा, आदेश दिया कि आप जिला छोड़कर चले जाएं, पर गांधी जी ने जिला छोड़ने से इनकार कर दिया कि मैं जिला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आगे प्रश्न है अगला, आप आ गए, आपके घर पर तो मैं गया था, किसने किससे कहा? यह कथन महात्मा गांधी ने आत्मकथा लेखक बाबू राजेंद्र प्रसाद से कहे थे जब वो पहली बार मिले। अगला प्रश्न है, यह आदमी न मालूम कहाँ से आकर यहाँ के रैयतों के कष्ट दूर करने के लिए जेल जा रहा है और हम लोग जो यहाँ के रहने वाले होकर रैयतों की मदद का दम भरा करते हैं, इस तरह घर चले जाएं, ये अच्छा नहीं मालूम होता। ये बात कौन सोच रहे हैं? इस बात को कौन सोच रहे हैं? तो उत्तर होगा, जो गांधी जी के साथ दुभाषियों की व्यवस्था की थी, क्योंकि गांधी जी वहाँ की जो किसान थे उनकी भाषा को नहीं समझते थे, तो वहाँ पर गांधी जी के आग्रह पर दो दुभाषियों की व्यवस्था की गई कि वो गांधी जी के साथ भाषा का अनुवाद करें। तो उन दोनों दुभाषियों से जब गांधी जी ने पूछा कि मैं जब जेल चला जाऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे, तब उन्होंने कहा कि हम भी घर चले जाएंगे, हमारे दुभाषी का काम, भाषा का अनुवाद करने का काम खत्म हो जाएगा तो हम घर चले जाएंगे। तो गांधी जी को बड़ी निराशा हुई कि आप लोग घर चले जाएंगे। तब बाद में उनको पछतावा हुआ कि गांधी जी जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं और यहाँ के किसानों के प्रति जेल जाना चाहता है, इतने कष्ट भोगना चाहता है, और हम जो यहाँ पर इनके मुद्दों को उठाते हैं, इनके बीच में रहते हैं, इनकी बात करते हैं कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, और गांधी जी के जेल चले जाने के बाद हम घर चले जाएं, ये मुमकिन नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है। ऐसा जब गांधी जी के प्रश्न के बाद रात भर वो सोचते रहे, तो ये दोनों जो दुभाषी हैं वे सोच रहे थे। आगे का प्रश्न है, आपके जेल जाने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी जेल जाएंगे, किसने किससे कहा? जब गांधी जी की कार्य प्रणाली देखी तो धीरे धीरे लोग गांधी जी के भक्त बन गए, उनके हामी बन गए, और उन दोनों दुभाषियों का हृदय भी परिवर्तित हो जाता है, उनके अंदर भी देशभक्ति का भाव जागृत हो जाता है, और वो गांधी जी से कहते हैं कि आपके जेल जाने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी जेल जाएंगे।
ये बात किसने कही? दोनों दुभाषियों ने गांधी जी से कही। और जब गांधी जी ने इन दोनों के मुंह से ऐसा सुना तो गांधी जी ने कहा कि अब तो फतह हो जाएगा, अर्थात हम अंग्रेज़ों को पराजित कर देंगे और जो किसानों के दुख दर्द है उसमें हमें विजय मिलेगी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने ये बात कब कही कि अब मामला फतह हो जाएगा? वही उत्तर है जब दोनों दुभाषियों ने ज़रूरत पड़ने पर जेल जाने की बात कही, चंपारण के मामले में। तब गांधी जी ने कहा था कि अब मामला फतह हो जाएगा, अर्थात हमारी जीत सुनिश्चित है। अगला प्रश्न है, चंपारण में महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक है बाबू राजेंद्र प्रसाद, जिसमें उन्होंने गांधी जी ने चंपारण में जो किसानों के लिए काम किया उसका जिक्र है। मेरे कैद हो जाने पर आप लोग क्या करेंगे, किसने किससे पूछा, तो जिसका जिक्र हम पूर्व में कर चुके हैं। तो गांधी जी ने पूछा था उन दोनों दुभाषियों से कि मेरे कैद हो जाने, क्योंकि मुझे तो सरकार जेल में डाल देगी, क्योंकि मैं यहाँ के नील से संबंधित प्रश्न को उठा रहा हूँ, किसानों को जागृत कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से अंग्रेज़ अब मुझे जेल डालेंगे। मेरे कैद हो जाने, इसलिए कहते हैं कि मेरे कैद हो जाने पर आप लोग क्या करेंगे, किसने किससे पूछा? दोनों दुभाषियों से गांधी जी ने ये बात पूछी थी। गांधी जी उनके मन की बात भी जानना चाहते थे और उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा भी पैदा करना चाहते थे। जेल जाने के लिए बनाई गई पहली और दूसरी टोली के क्रमशः कौन सरदार थे? 3 टोलियां बनाई थी। जब दोनों दुभाषियों ने कहा कि हम भी जेल जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद जी है उनके साथी है, उन सब ने कहा कि हम भी आपके साथ जेल चलेंगे, तो वहाँ पर 3 टोलियां बनाई गई। उनमें से पहली और दूसरी के सरदार कौन थे? तो उत्तर होगा पहली टोली के मजहरुल हक और दूसरी टोली के बाबू ब्रजकिशोर। अगला प्रश्न है, चंपारण का कांड समाप्त होते होते हम सब के सब उनके अनन्य भक्त और उनकी कार्य प्रणाली के पक्के हामी बन चुके थे। कौन किसके भक्त और हामी बन चुके थे? तो इसका उत्तर होगा बाबू राजेंद्र प्रसाद आदि साथी महात्मा गांधी के भक्त और हामी बन चुके थे, क्योंकि धीरे धीरे गांधी जी की जो कार्य प्रणाली थी कि किस प्रकार का त्याग और समर्पण का भाव गांधी जी में है और किस प्रकार से कार्य करते हैं कि उसमें उनको सफलता ही मिलती है। तो ऐसा देख करके गांधी जी के जो करिश्माई व्यक्तित्व है, करिश्माई जो कार्य प्रणाली है, उसको देख करके बाबू राजेंद्र प्रसाद तथा उनके समस्त साथी गांधी जी के अनन्य भक्त बन गए, उनके हामी बन चुके थे, अर्थात गांधी जी की हाँ मिलाने वाले बन गए थे। गांधी जी के सामने जो कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं कि गांधी जी के किसी भी प्रश्न को वो ना कहें। अगला प्रश्न है, बाबू राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे और स्वाधीनता सेनानी थे। अगला प्रश्न है, बाबू राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा राजेंद्र बाबू का जन्म या बाबू राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले अब सिवान के जोरादेई नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने प्रारंभ में किस भाषा में शिक्षा प्राप्त की? तो उत्तर होगा 5 वर्ष की उम्र में ही राजेंद्र बाबू ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा प्राप्त की या शुरू की, फारसी और उर्दू में। 1920 में पटना में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 10वें अधिवेशन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर होगा बाबू राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने भले ही उर्दू और फारसी में अपनी शिक्षा शुरू की हो, लेकिन बाद में वो हिंदी के एक बड़े साहित्यकार भी बन गए थे, हिंदी के लिए काम करने वाले व्यक्ति भी बन गए थे, हिंदी का प्रचार प्रसार भी वो किया करते थे। जब बाबू राजेंद्र प्रसाद विदेश में रहे तब भी वो वहाँ से हिंदी में लिख करके भारत के अंदर पत्रिकाओं में छपने के लिए लेख भेजा करते थे। अगला प्रश्न है, बाबू राजेंद्र प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर 2 पत्रिकाओं के हम नाम लेना चाहेंगे। पहली है देश
और दूसरी है पटना लॉ वीकली समाचार पत्र, यानी कि हिंदी के देश नामक समाचार पत्र का, और दूसरा हिंदी के पटना लॉ वीकली समाचार पत्र का उन्होंने संपादन किया था। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर बाबू राजेंद्र प्रसाद ने किस पद से त्यागपत्र दे दिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर से पद से त्यागपत्र उन्होंने दे दिया था और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई में कूद पड़े थे। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा बाबू राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, बाबू राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर इसको याद रखें। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका अंश हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं 1946 में। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें बापू के कदमों में 1954, इंडिया डिवाइडेड 1946, सत्याग्रह एक्ट चंपारण 1922, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारी चर्चा खत्म होती है। हमने इस पाठ पर बनने वाले अधिकतम प्रश्नों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप इन्हें पढ़ें, याद करें। धन्यवाद।